खुश रहिए सारे लोग। कैसे हो? वेल, थोड़ी ठीक है पहले से। सभी का स्वागत है। जितने भी लोग हैं, संजय जी, विष्णु जी, अमिता, राम अवतार, नेहा सिंह, आरती, राजू सिंह, कृष्ण मोहन, ऑल ऑफ यू, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आवाज क्लियर आ रही है ना? चलिए, और बताएं। सभी बहुत ही कोऑपरेशन के लिए धन्यवाद आप सभी का। आप सभी ने पूरा पूरा सहयोग किया है। हालांकि यह समय बड़ा कठिन है कंपटीटर के लिए, क्योंकि इतने इंतजार के बाद ऐसा लग रहा था कि पीजीटी ऐसा लग रहा था कि पीजीटी की एग्जाम होने जा रहा है और पीजीटी भी अपने समय से हो जाएगा। लेकिन संशय में डाल दिया पुनः। जिस तरीके से अध्यक्ष का इस्तीफा मांगा गया, लखनऊ बुलाकर उनसे रिपोर्ट लेकर उनसे इस्तीफा ले लिया गया, इसका मतलब उनकी कार्य प्रणाली से सरकार खुश नहीं थी। ये इस बात का पर्याप्त आधार है। न तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा से हमारा कंपटीटर वर्ग खुश था, और न ही इनके तरीके को लेकर के इन्हें पता ही नहीं कि भाई एग्जाम कब होगा, क्या होगा, इन्हें पता ही नहीं। ठीक है, आखिरी डेट तक ये नहीं बता पाते, तो इनको हटाना ही ठीक था। अब उम्मीद है कि कार्य होगा, जल्द ही सरकार एक्शन में आएगी। ठीक है दोस्त, हालांकि पीजीटी की डेट टली जरूर है, लेकिन आप के सामने एलटी ग्रेड है, टीजीटी है, तो उसकी तैयारियां आप जारी रखें। उसमें जरा भी आप ढिलाई न बरतें। ढिलाई बरतने का मतलब है कि आप परेशान हो जाएंगे, फंस जाएंगे। इसलिए किसी भी कीमत पर आपकी गति रुकनी नहीं चाहिए, कार्य होते रहना चाहिए। ठीक है, तो इसी बात को लेकर हम शुरू करते हैं क्लास आपकी। तो कृपया बताने का प्रयास करें सभी लोग कि पिछली क्लास हमने कहाँ रोकी थी। सभी लोग बताएं। जी जी, क्लास ऑन है सपना जी, बिल्कुल क्लास ऑन। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि क्लास मैंने कहाँ रोकी थी, किस जगह क्लास को स्टॉप किया था। मैं तो भूल गया, 3-4 दिन हो गए क्लास लिए आप लोगों की। तो ऐसा लग रहा है कि ऋग्वैदिक चीजों को बताना शुरू किया था, तो कहाँ तक बताया? खुश रहिए मिश्रा जी, नमस्कार जी, खुश रहें। कैसी हैं आप? अच्छा, बस वही वही वैदिक संस्कृति का विस्तार। जी जी, आइए। वैदिक संस्कृति का जो विस्तार है दोस्त, हमने आपको पूरे आर्यावर्त में बताया था। तो भारत में जो वैदिक संस्कृति है,
उसके जो विस्तार की बात आ रही है, तो शायद हमने आपको बताया था कि ब्रह्मावर्त और ब्रह्मर्ष ब्रह्मावर्त क्षेत्र प्लस ब्रह्मर्षि क्षेत्र, इसके अलावा इसमें बिहार, बंगाल, मालवा क्षेत्र, ये सभी मिलके आर्यावर्त कहलाते, ये सभी मिलके आर्यावर्त कहलाते। आर्यावर्त क्षेत्र का मतलब भी वैसे है कि हिमालय क्षेत्र से लेकर विंध्य पर्वत के मध्य का क्षेत्र, ये आर्यावर्त संस्कृति के क्षेत्र कहे जाते हैं। और विंध्य पर्वतमाला के जब नीचे की ओर जाते हैं तो दक्षिणापथ संस्कृति के क्षेत्र। मतलब ये अगर मैप बना दें एक छोटा सा मैप, है ना, ये विंध्य पर्वतमाला है, तो ये पूरा ये कल्चर यहाँ पर, ये आर्यावर्त है, ये पूरा इलाका आर्यावर्त, और इसके जो नीचे का इलाका ये दक्षिणापथ कह दो। इसका कॉन्सेप्ट आपको प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है ना, कहाँ मिलता? आर्यावर्त और दक्षिणापथ के दोनों के जो नाम मिलते किसमें मिलता? प्रयाग प्रशस्ति में। समुद्रगुप्त की जब विजय आप पढ़ते हैं तो प्रयाग प्रशस्ति में नहीं कहता कि समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 2 युद्ध लड़े, फिर दक्षिणावर्त के 2 युद्ध लड़े, इन दोनों युद्धों को जीतकर, तो मतलब दक्षिणापथ या दक्षिणावर्त का ये पूरा इलाका विंध्य पर्वतमाला से लेकर पूरा कन्याकुमारी तक क्षेत्र हो जाता है। अब इसी में 2 डाइवर्जन है, एक दक्षिणापथ कृष्णा कावेरी तक है, उसके नीचे संगम क्षेत्र है। वो जब साउथ इंडिया आप पढ़ेंगे उस तरीके से आपको आइडिया मिल जाए। ठीक है दोस्त, और बताएं। अब राजू सिंह एग्जाम की तिथियां दिसंबर मान के चलिए, दिसंबर ही मान के चलिए, क्योंकि ये जो अध्यक्षा जी थी ये बिना सोचे समझे डेट घोषित कर देती, बिना डीएम से डिस्कस किया। पता चला कि 12 तारीख को, और एक भी तिथि इनकी सिस्टमैटिक नहीं रहती थी, वीक के मध्य में करती। इतना स्कूल टाइम नहीं देने वाले, इसीलिए इनको डांट पड़ी है और इनको सत्ता, इनकी जो है जिम्मेदारी इनसे छीनी गई है, पांडे जी से, कीर्ति पांडे जी से, क्योंकि बिना सोचे समझे डेट घोषित करके फिर बाद में डीएम से अप्रूवल लेना, तो ये तो अनावश्यक चीजें थी और सरकार की इसमें बदनामी हो रही। इसीलिए सरकार ने इन पर कड़ा एक्शन लेते हुए बाहर लिया। अब जो भी निर्णय होगा उसमें सब हो जाएगा। तो संभवतः जो समय लग रहा है नवंबर में भी घोषित कर सकती है। अगर ज़्यादा सरकार को दबाव महसूस हुआ तो नवंबर में भी टीजीटी की डेट आ सकती है, या टीजीटी की रेंज में रहेगी डेट। अब इसीलिए आप लोग अपना काम शुरू रखें, इसमें आप अपना दिमाग न लगाएं कि होगी परीक्षा कि नहीं, पढ़ते रहिए। होगी कैसे, परीक्षा जाएगी कहाँ, होगी कैसे? ये पूरा इलाका माने आज का बांग्लादेश भी इसमें सम्मिलित है। असम के इधर छोड़ दिया जाए कि पूरा आर्यावर्त का इलाका माना। ठीक है, तो ये फिलहाल बेसिक चीजें हैं। अब आइए हम ऋग्वैदिक कल्चर में डायरेक्ट चलते हैं, है ना, बहुत हो गया। ऋग्वैदिक पॉलिटिकल सिचुएशन जो
संग्राम की अवस्था थी, युद्ध की। सबसे जो पहली चीज होती है वो राजनीतिक स्थिति पर ही सब कुछ निर्भर करता है। ऋग्वैदिक संस्कृति, तो जब ऋग्वैदिक संस्कृति में आते हैं तो जो सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है वह पॉलिटिकल सिचुएशन होती है ना। ये जैसा कि पहले ही कई बार पढ़ा चुका हूं, और ये चीज आप ध्यान रखिए, इसमें इनकी सबसे पहली चीज राजनीतिक स्थिति की बात करूंगा। तो जो राजनीतिक स्थिति थी ये विस्तारवादी, यहीं से विस्तार का दौर शुरू हुआ। राजनीतिक स्थिति में अगर हम देखें तो भूक्षेत्र का विस्तारवादी नहीं, विस्तारवादी वो उत्तर वैदिक काल में चलता है। यहां पर जो पॉलिटिकल लड़ाई थी इसका दो आधार, जो राजनीतिक सिचुएशन थी, मुख्य रूप से लड़ाई की स्थिति, राजनीतिक सिचुएशन दो बातों पर आधारित। एक जो है पुरोहितों की प्रतिष्ठा, पुरोहितों एवं संबंधित कबीले के मुखिया, राजा शब्द आ तो गया था लेकिन दमदार नहीं, मुखिया की प्रतिष्ठा। दूसरी चीज पानी पर अधिकार। जो आज भारत पाकिस्तान के बीच पानी की जंग दिखती है, उस समय आर्य अनार कबीलों में भी पानी पर लड़ाई की मुद्दा दिखता है। ये दोनों ही राजनीतिक सिचुएशन का निर्धारण करते थे, और यही दोनों उस समय के युद्ध का आधार थे। साम्राज्य विस्तार युद्ध का आधार नहीं था, ध्यान रखिए। उत्तर वैदिक काल में युद्ध का आधार भूक्षेत्र नहीं था, ये विशेष ऋग्वैदिक काल में युद्ध का आधार भूक्षेत्र न होकर प्रतिष्ठा और पानी पर अधिकार को लेकर के था युद्धों का, हाँ? जबकि उत्तर वैदिक काल, यहीं पर लिख दे रहे, उत्तर वैदिक काल में युद्ध का आधार भूक्षेत्र था, माने भूमि क्षेत्र पर, भूक्षेत्र या साम्राज्य विस्तार पर, है ना। क्योंकि वहां ज्यादा बड़े बड़े इलाके पर अधिकार को लेकर जंग हुई, जबकि यहां पर प्रतिष्ठा को लेकर जंग हुई। जो आपने प्रसिद्ध दासराज युद्ध की चर्चा सुनी है, इसकी चर्चा, दासराज युद्ध की चर्चा जो आपने सुनी है, उसमें एक तरफ आर्य दूसरी तरफ अनार्य रावी नदी के तट पर लड़ी गई, जो प्रतिष्ठा के कारण लड़ी गई। एक लोग लिख रहे हैं क्लास शुरू हुई कि नहीं, 1 मिनट लिख दो इनको उत्तर। ठीक है, ठीक बेटा, ये बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बताइए। अब राजनीतिक सिचुएशन की बात करूं अगर मैं, राजतंत्र न होकर कबीलाई तंत्र, कबीलों की संस्कृति,
राजा की अपेक्षा सभा समिति गण एवं विदत जैसी संस्थाओं का व्यापक महत्व, है ना। माने राजतंत्र नहीं था, राजा की शक्तियां उतनी तगड़ी नहीं थी, क्योंकि राजा की शक्तियों पर नियंत्रण सभा समिति गण और विदत लगा। सारे निर्णय ये सब मिलके करते थे। राजा तो नाम मात्र का राजा था, नो डाउट। उसका अपना पूरा एक संगठन था, लेकिन उतना दमदार संगठन नहीं था जिस पर वह विश्वास करके चल सके। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, राजनीतिक जो संस्थाएं थी कौन थी? जो राजनीतिक विभाजन था वो कैसा था? पढ़ाने में यार भी मजा नहीं आ रही है। चलो फिलहाल, हाँ, तो राजनीतिक सिस्टम कैसा था? पढ़े हो? क्यों भाई? पढ़े हो? कुल 20 ग्राम नहीं पढ़े हो? बता। कुल ग्राम विष और जन, सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई, है ना। ध्यान से देखो, कुल क्या होता? कुल का प्रमुख, इसका हेड, कुलप, इसका जो हेड है कुलप या गृहपति कहा जाता है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी, विष का मुखिया विषपति, जन का मुखिया राजा। स्वतंत्र नहीं था, स्वतंत्र नहीं था राजा। ग्रामणी को न्यायिक एवं आर्थिक अधिकार थे। ये टैक्स लगा सकता था, दंड दे सकता था। माने ग्रामणी के पास इतनी पावर थी तो वो दंड भी दे सकता, दंड विधान का मुखिया बन सकता था। राजतंत्र कहां पकड़ रहे हो यार तुम? हाँ, क्यों भाई?
और जरा देखिए, कहीं कहीं राजा को गोपति भी कहते हैं। गोपति माने गायों का मुखिया। एक बात यहां मैं और अभी ध्यान में मेरे आया कि जो युद्ध का आधार था पानी के साथ साथ पशुओं पर नियंत्रण, ये भी एक रीजन था युद्ध। पशुओं विशेषकर गायों पर नियंत्रण, यह भी युद्ध का आधार था। जिसके पास जितना ज्यादा पशु हैं या गाय हैं वह अधिक परिपक्व। तो युद्ध का आधार आर्थिक न होकर, भूक्षेत्र न होकर, प्रतिष्ठा, पानी पर अधिकार और पशुओं पर अधिकार को लेकर इसे खास बनाया गया है ना। अब राजा को यार यहां जो बता रहा था अभी अचानक ध्यान आ गया है ना, ये गोपति हो गया और इस राजा को जनस्य गोपा भी कहते हैं। जनस्य गोपा माने जन का संरक्षक या मुखिया, ये कबीले का हेड जैसा। यह राजा दमदार नहीं था क्योंकि इस पर सभा समिति गण विदत का नियंत्रण। राजा पर विदत, सभा समिति एवं गणों का नियंत्रण था। तो सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई इसमें विदत, सभा समिति हो गई, न कि ये सब हो, है ना। ये परिवार का हेड हो गया क्योंकि परिवार बड़े होते थे, सामूहिक परिवार होता था, इसलिए इन्हें कुल खानदान कहते थे। जैसे विश्वामित्र का कुल हो गया, जैसे ऋषियों के कुल होते थे ना, वशिष्ठ कुल हो गया। तो कुल एक बड़ा समुदाय होता था, कई कुल मिलकर गांव बन जाते थे। गांव पूरा व्यवस्थित था नहीं क्योंकि गांव बसे ही कम थे, क्योंकि पशुचारण पर आधारित संस्कृति थी। ये पशु चराते चराते कबीले में कहीं और चले जाते थे क्योंकि इनकी राजनीतिक स्थिति कबीलाई संस्कृति पर आधारित है। कबीलाई संस्कृति, कबीले वो होते हैं जिनका कोई स्थिर स्थान नहीं होता है, बल्कि यह जगह जगह पशुओं को लेकर विचरण करते रहते हैं, है ना। ये है। लेकिन अब विषपति जो संस्था थी जहां पर कई कबीले जुड़ करके, है ना, एक समूह बना लेते थे, विषपति है। और हालांकि इसके किसी प्रमुख कार्य का कोई उल्लेख नहीं है ना, फिर भी चर्चा इसकी होती। ठीक है बेटा, तो बाकी जो कुछ है यही है। अब जरा एक बार और हम बात कर लें कि ये जो राजनीतिक संस्थाएं जिनके बार बार हम चर्चा कर रहे हैं इनका क्या महत्व था, क्योंकि हमने 2 पेज में इनकी चर्चा कर दी। एक है ना यहां पर चर्चा की, ये देखिए सभा समिति गण विदत का महत्व था, और दूसरी चीज मैंने यहां पर चर्चा कर दी कि राजा पर इन सभी का नियंत्रण था। तो एक प्रश्न आता है कि विदत, सभा समिति गण में कौन पुराना है। इसमें सबसे अधिक पुराना विदत की बात होती है। ठीक है, इसकी बात होती है विदत की बात। आइए राजनीतिक संस्थाओं की चर्चा करते हैं और हम बात करते हैं विदत। विदत क्या थे, है ना। आर्यों की प्राचीनतम संस्था, है ना, और पावरफुल एवं बड़ी तथा मौलिक संस्था।
मौलिक संस्था माने मूल, सबसे शक्तिशाली भी यही, सर्वाधिक पुरानी, सबसे महत्वपूर्ण और काफी यह ताकतवर। इसे सभी अधिकार, इसे मान विदत को सैनिक, असैनिक, सैनिक, असैनिक एवं धार्मिक सभी मामलों में निर्णय लेने का अधिकार था। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है, ध्यान रखना। इसमें स्त्री पुरुष दोनों सम्मिलित होते थे। नववधू माने नई बहू जो आती थी, नवबहू का स्वागत करने का भी अधिकार था। माने सामाजिक से लेकर, माने असैनिक में सामाजिक, सामाजिक, सैनिक, धार्मिक, असैनिक में क्या आ जाएगा, सामाजिक और आर्थिक। असैनिक में यही दो मामले तो हैं, असैनिक में सामाजिक और आर्थिक, ये सब इसे नियंत्रित करने का अधिकार था। उपज का भी बंटवारा यही करती, उपज का वितरण भी यही करते। उपज का वितरण, कुछ इतिहासकारों का कहना है कि विदत ही कालांतर में विभाजित हुई। और क्या बन गई, सभा, समिति, सेना एवं गण में विभाजित हो गई। यही विदत आगे चलकर कई भाग में बंट गया, है ना बेटा। यही जो विदत नामक संस्था थी, यही आगे कन्वर्ट होकर कई भागों में बंट गई, लेकिन सबसे पुरानी विदत है, क्योंकि बाद में समिति का महत्व अधिक हो गया, क्योंकि राजा को निर्वाचित कर सकती थी और राजा को पद से हटाने का भी अधिकार रखती थी, है ना। तो ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है। आइए सभा, समिति, सेना और गण की बात कर ले अगले पेज। सभा, समिति, सेना एवं गण, ये क्या है। सभा जो है यह वरिष्ठों की सभा, एक बात यहीं जरा और लिख लो, विदत का ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख हुआ, जो इसके महत्व को दर्शाता। और सभा का कितनी बार उल्लेख हुआ,
समिति का कितनी बार उल्लेख हुआ? सभा का 8 बार उल्लेख, समिति का 9 बार उल्लेख, ठीक है। इनका या इनकी स्पष्टतः उल्लेख नहीं है। इस किससे संबंधित है? बाकी इनका उल्लेख। सभा क्या है? वरिष्ठ नागरिकों से संबंधित राजा को राजनीतिक निर्णय लेने में सहयोग करना इसका काम था। ठीक है। सभा को नरिष्ठा कहा जाता था, नरिष्ठा कहते थे। इसके मुखिया को, इसका मुखिया सभ्य या सुजात कहा जाता। सभ्य कहा जाता, सभ्य कहा जाता है ना। और इसे ही सभापति भी कहा गया आगे चल, यही सभापति। अब आइए, अब आइए, ये क्या है? समिति। समिति आम जन की सभा, जन के सभी बालिग सदस्य, बालिग 25 साल होते थे, बालिग सदस्य इसके सदस्य होते थे, माने स्त्री पुरुष दोनों। यह सर्वाधिक शक्तिशाली थी। संस्था थी। राजा को पदच्युत माने पद से हटाने एवं पदास्थ, पदास्थ माने पद पर नियुक्त करने, की अधिकारी थी। माने ये पद से पुराने राजा को हटा सकती थी और नए राजा को बना सकती, इसलिए इसका महत्व अधिक।
इसके अध्यक्ष को ईशान कहते थे। इसका अध्यक्ष ईशान कहा जाता है। जैसे इसका अध्यक्ष सभ्य या सभापति कहा जाता था, इसका अध्यक्ष ईशान कहा जाता। बस बसो। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? सारे बता दें। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बात कर लें बेटा, सारे लोग जल्दी से। जल्दी बता दें बेटा, बहुत देर पढ़ा नहीं पाऊंगा। बालिग, बालिग, बालिग मतलब 25 साल जिसकी उम्र हो। बालिग का मतलब जो मेच्योर हो। आज जैसे 18 साल में बालिग मान लेते हैं, उस समय 25 साल में बालिग होते। 100 साल की एज थी पहले। क्लियर है? यहां तो कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? जी आप बता दीजिए। मैं सहमत हूं आपसे, मैं आपसे सहमत हूं। मैं बस नहीं पढ़ाऊंगा। थैंक यू। ठीक है, बस यही, अब ज्यादा नहीं पढ़ा। इसके बाद इसकी जो राजा के सहयोग के लिए मंत्रियों का उल्लेख मिलता, 6-7 मंत्री भी थे, लेकिन सब कुछ यही सभा समिति किया करती थी। ठीक है दोस्त, अब थोड़ा सा ठीक है। जितेंद्र जी, सपना जी, सोली शुक्ला जी, अमिता जी, श्री जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी ने सहयोग किया। ठीक है दोस्त, बाकी एक बार और नजर डाल लें। जैसा कि मैंने पूरा आर्यावर्त क्षेत्र को बताया कि हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के मध्य का इलाका, ये पूरा ये आर्यावर्त था, असम था, और इसके नीचे दक्षिणावर्त था। इन दोनों का उल्लेख प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। ब्रह्मावर्त, ब्रह्मर्ष, बिहार, बंगाल, मालवा सब मिलकर के आर्यावर्त बनते हैं। और देखिए, राजनीतिक स्थिति में राजतंत्र न होकर कबीलाई तंत्र था। राजा की अपेक्षा सभा समिति का दम था। युद्ध का जो मुख्य आधार था, कबीले के मुखिया की प्रतिष्ठा, पानी पर अधिकार, पशुओं पर नियंत्रण। ठीक है, आइए। राजनीतिक विभाजन कुल, ग्राम, वृष, जन। कुल का मुखिया कुलप या अध्यापक, ग्राम का मुखिया ग्रामीण। सबसे बड़ी चीज, ग्रामीणी को न्यायिक और आर्थिक अधिकार था, माने वो टैक्स लगा भी सकता था, और कोई अगर गलत कार्यों में पाया जाता था तो उसको दंडित भी कर सकता था। ग्रामीणी माने आज का गांव का मुखिया। विस्पति का पता नहीं, पॉलिटिकल पावर। समित जन का मुखिया राजा या भूपति होता था, इसे जनस्य गोपा या जन का संरक्षक।
ठीक है दोस्त। और विदथ ऋग्वेद में सबसे पुरानी है, सबसे ताकतवर मौलिक संस्था यही थी उस समय, सबसे प्राचीन है। 122 बार ऋग्वेद में उल्लेख। क्योंकि इसे ताकतवर इसलिए कहते हैं कि इसको सैनिक असैनिक मतलब सामाजिक आर्थिक और धार्मिक सभी प्रकार के अधिकार थे। स्त्री पुरुष दोनों इसमें सम्मिलित होते थे। नई बहू अगर आती थी कबीले में तो उसका स्वागत करने का भी जिम्मेदारी इसी की थी। उपज का वितरण भी यही करती थी। इतिहासकार कहते हैं कि यही विदत आगे चल के सभा, समिति, सेना और गण जैसे संगठनों में विभाजित हो गए। सेना और गण क्या काम करती थी इसका पॉलिटिकल कोई जानकारी नहीं है। हाँ, जबकि सभा समिति की जानकारी है। सभा सबसे सीनियर सिटीजन की संस्था थी जिसे राजनीतिक निर्णय लेने का अधिकार था। इसे नरेष्ठा कहते थे। इसका मुखिया सभ्य सभापति। समिति आम जन की सभा थी। आम सभी बालिग लोग माने जिसकी उम्र 25 साल थी, महिला पुरुष दोनों इसके मेंबर होते थे। अपने समय की सबसे शक्तिशाली थी। क्यों? क्योंकि राजा को पद से भगा सकती थी, पदच्युत कर सकती थी और नया राजा बना। ठीक, कोई दिक्कत किसी को भैया? ओके, किसी को कोई समस्या तो नहीं है ना? और बाकी पढ़ते रहिए, निराश मत होइए। तिथि को लेकर किसी प्रकार से भी निराश न हो। ठीक, गतिमान रहें, गतिशील रहें, बिना गति के कुछ होने वाला नहीं। चलो, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।